Hi friends, once again Dr. Priyadat Patel, your friendly gynecologist from Balaji Horizon Women's Hospital, Ahmedabad. So today we are going to talk about endometriosis again in a very layman and simplified language. Right now in the market, not in the market, in the society itself, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ये एंडोमेट्रियोसिस कौन सी चीज़ का नाम है, इससे क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या ये कैंसर है, इस तरह की बहुत सारी गैर मान्यताएं चल रही है। तो उसको वेरी बेसिक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, किस तरह डेवलप होता है, किसको बोलते हैं और कौन से एज ग्रुप को वो पर्टिकुलरली अफेक्ट करता है। जो यूट्रस होता है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज इंटरनल लाइनिंग, जो अंदर की लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। मेन मिडल पोर्शन उसको मसल या मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो बाहर का आवरण मतलब पेट का अंदरूनी भाग होता है बच्चादानी का या गर्भाशय का, उसको सीरोजा बोलते हैं। बच्चादानी के दोनों साइड गर्भाशय की नली आती है और उसके बीच में दोनों साइड अंडाशय या स्त्री बीज जहाँ से रिलीज होते हैं, बनते हैं, वो ऑर्गन है, ओवरी बोलते हैं जो हमारी लैंग्वेज में, वो सिचुएटेड होती है। जब ये एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस पेट के अंदरूनी भाग में कहीं पर भी डिपॉजिट होता है तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। बेसिकली इन अवर टर्मिनोलॉजी, एक्टोपिक एंडोमेट्रियल इम्प्लांटेशन outside the uterus is called as endometriosis. Theoretically and even in few of the cases we have seen till date, वो एब्डोमेन के बाहर के ऑर्गन में, पर्टिकुलरली लंग्स, वजाइनल पोर्शन, स्किन ओवर द एब्डोमेन, जिसको हम लोग स्कार एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, इस तरह भी एंडोमेट्रियम डेवलप और डिपोजिट हो सकता है और वहाँ पर भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। बट मोर कॉमनली इट इज सीन इन द पेल्विस, जो पेडू का भाग होता है पेट के अंदर का, वहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये एंडोमेट्रियल टिश्यू बाहर क्यों डिपोजिट होता है और डेवलप होता है बच्चादानी के बाहर, उसका कोई रीज़न हमें नहीं पता होता है। वी डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न ऑफ डेवलपिंग द एंडोमेट्रियोसिस। देर आर मोर देन 10 थियरीज बाई विच द एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर ये जो 10 थियरी है उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज थियरी इज रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, जिसमें ये एंडोमेट्रियल टिश्यू होते हैं जो बच्चादानी में से पीरियड के दौरान शेड आउट होते हैं और गर्भाशय के मुख से वो बाहर निकलते हैं। वो एंडोमेट्रियल टिश्यू थ्रू फेलोपियन ट्यूब पेट के अंदरूनी भाग में डिपॉजिट होते हैं, फिर वहीं पर वो डेवलप होते हैं, लोकलाइज शेडिंग होते हैं और एक्यूमुलेट होते हैं और एंडोमेट्रियोसिस डिसीज डेवलप करते हैं। Another common theory is genetic predisposition, stem cell metaplasia, vascular or a lymphatic spread, and hormonal dysfunction. So these are the common problems through which endometriosis can develop. पर कोई पेशेंट में जब भी एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होता है उसमें कभी भी हम लोग वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि क्यों एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हुआ है, किस वजह से ये एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हुआ है। जिस तरह एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है उसका भी कोई रीज़न नहीं पता है, उसी तरह हर एक पेशेंट में एंडोमेट्रियोसिस की सीवियरिटी और उससे होने वाली तकलीफ या सिम्टम्स भी बहुत वेरी करते हैं। इन अ रूटीन ओपीडी व्हेन वी सी अ पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, बहुत ज़्यादा फैला हुआ या बहुत एडवांस डिसीज़ हो फिर भी कभी कभी पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होता है, और कभी बहुत मिनिमलिस्टिक डिसीज़ हो जिसको ग्रेड 1 एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं या ओनली पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, या चॉकलेट सिस लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, उनको बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स डेवलप होते हैं। उसका भी रीज़न कोई पता नहीं होता है, पर बेसिकली कॉमन सिम्टम्स विच आर सीन in endometriosis, which is particularly associated with endometriosis, is pain which is during the time of period or after the period or before the period, in between the period, जिसको हम लोग डिसमेनोरिया बोलते हैं। सेकंड इज सीवियर पेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स और रिलेशन कीपिंग। थर्ड वुड बी अम्बिलिकस के नीचे के भाग में पेटू के जगह पे ओव्यूलेशन के टाइम पे पीरियड जैसा पेन होना। अनदर कॉमन सिम्टम्स वुड बी irregular menstruation or heavy menstruation, fertility issues, which is a burning problem right now in the society due to endometriosis. तो प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आती है या प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी उससे परेशानी होती रहती है। अदर लेस कॉमन सिम्टम्स वी सी इज पेन ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ स्टूल or urination, and if endometriosis involved
in some other organs, then that organ related problem भी कभी कभी हो सकते हैं. So when the patient comes in OPD, we divide endometriosis presentation by the patient into mainly three types of a category. One category of a patient where patient comes in a routine checkup for a gynec point of view or a preconceptional or pre-pregnancy counseling, and we found out that patient has endometriosis and she is completely asymptomatic. The second category of a patient is patient has a complaint regarding the pain during the menstruation or some organ involvement specific pain like urination or a stool passage or pain during the intercourse, and on sonography we found out that patient has endometriosis. The third common presentation is difficulty in having a pregnancy, that is infertility, and in a further workup of the patient we found out that patient has endometriosis. These are the three most common presentation as far as the endometriosis is concerned. So the next common question arise in our mind is कि endometriosis कैसे diagnose हो सकता है basically. So of course the history taking or a detailed investigation or a communication with the patient regarding their symptomatology has to be done. After that, good sonography by a expert endometriosis sonologist, through which we can definitely identify the involvement of pelvis, particularly uterus, ovaries and surrounding organ by the endometriosis. Along with sonography, per vaginal and per rectal examination will help you out to determine the extent of a disease. After kind of found out that patient had possibility of endometriosis or she has certain findings regarding the endometriosis like deep infiltrating endometriosis, obliteration of POD, colorectal nodule, chocolate cyst or endometrioma. We sit with the patient, and if patient is married with her husband or parents, and then discuss it regarding the disease in detail, because you have to understand that endometriosis is not like cancer, but it is locally aggressive. If it involves the surrounding organ, it can damage the surrounding organ, and if proper intervention at a proper time, if not taken, then the complication rate regarding the disease itself and in future intervention it increases. In our center, we generally address the symptomatology of the patient as far as endometriosis is concerned, and the approach is not always the same for all the patients. It's like one shoes do not fit to all. It is a tailor-made approach. Patient to patient, the treatment modality is generally changed, and lot of factors which play into the role when the treatment of endometriosis is concerned. Few of the factor is most important is age at which the patient presented primary complaint of the patient, particularly pain or fertility. And the third is whether is it a recurrence previously as patient underwent already a surgery, or is the first presentation. And the fourth thing is extent of the disease. Most important factors which generally we keep in our mind and through which we devise the treatment modality for the patient. Because the approach of the patient for endometriosis is totally different if the same sonography finding, if the same MRI findings are there, but the primary presentation of the patient, if pain, then the approach would be different, and primary presentation of the patient, if problem regarding the pregnancy or infertility, the approach or treatment modality is different. Now the options as far as the treatment are concerned. So basically the treatment modality, again as I have discussed previously, it is depend on the presentation of the symptom, but it is broadly divided into routine monitoring, along with that symptomatic correction, particularly painkillers, hormonal suppressions and surgical interventions. In a fertility, depending on the presentation of the patient, sonographic findings and previous fertility treatment history, along with basic blood reports and reports regarding the fertility, we devise whether patient has to undergo for a natural conception or IUI or endoscopy or IVF. As far as the endometriosis is concerned, we will discuss regarding the same in our next video podcast. If you have any query regarding the same, you can contact me anytime or leave in the comment. Once again, Dr. Priyadat Patel, your friendly gynecologist from Balaji Horizon Women's Hospital, Ahmedabad. Thank you so much. Take care.